नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हिमाचल में कांटे की टक्कर। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और कई मायनों में हिमाचल का यह चुनाव बेहद खास है। 68 सीटों पर मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। एड़ी चोटी का जोर सभी पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन हिमाचल का एक रिवाज रहा है। रिवाज ये, यहां सरकार हर 5 साल में बदलती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हिमाचल में होता है जो हिमाचल की जनता एक सरकार को दोबारा मौका नहीं देती है? क्या जो वादे जनता से किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं? और क्या इस बार वो ट्रेंड बदल सकता है? सबके मन में यह सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो क्या हिमाचल में बीजेपी वो दोहरा पाएगी? इस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की सरदर्दी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो नए वोटर्स हैं वो क्या बीजेपी के नया पार लगाएंगे? करीब 1,93,000 नए वोटर्स हैं और ये जो नए वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। अब ऐसे में आज हम हर एक पार्टी की तैयारियों पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बीजेपी किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरी है? 2017 में जो कांग्रेस पार्टी की हार की वजह रही थी, क्या उससे बीजेपी ने सबक लिया है? क्योंकि सबक लेना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ और भी अहम मुद्दे हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिलाएं किसके साथ हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, सेब की खेती में लागत ज्यादा आने का मुद्दा हो, और इन मुद्दों को लेकर के पार्टियां क्या क्या कह रही हैं उस पर भी आपको बारीकी से बताएंगे। साथ में बात आम आदमी पार्टी की भी करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोशिश कहीं ना कहीं इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की है, और उन सीटों के बारे में भी बताएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, और खेल सिर्फ बिगाड़ नहीं सकती है, वहां पर जीत भी दर्ज कर सकती है। क्योंकि 4 से 5 सीटें ऐसी समीकरण बनाती हुई नजर आ रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार को मात दे सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसका हिमाचल में सरकार किस पार्टी की बनेगी, इस पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि हिमाचल में अगर आप पिछले चुनावों को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा अंतर वोट प्रतिशत का नहीं रहता है। 5 से 6% का ही वोट प्रतिशत का अंतर रहता है, और इतने में ही सरकार बनती और बिगड़ती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी किस पार्टी का खेल बिगाड़ेगी, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। बात दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों की भी करेंगे कि दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो लोक लुभावन वादे जनता से किए गए हैं, क्या पार्टियां उन वादों को पूरा कर पाएंगी? और एक जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिस तरह के वादे उसमें किए गए हैं, क्यों आम आदमी पार्टी ऐसा कहते हुए नजर आई कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का कट कॉपी पेस्ट है? तो क्या जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प पूरे देश भर में बनने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसी आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कट कॉपी पेस्ट कर रही है? और जो चुनावी वादे किए गए हैं उन चुनावी वादों में कितना दम है, इस पर भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। और साथ में यह भी बताएंगे कि उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या राज्य की वित्तीय स्थिति राज्य सरकार का साथ दे रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े घोषणा पत्र में किए गए वादों की। सबसे पहले बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम की। दरअसल जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनकी संख्या हिमाचल में 1.5 लाख से ज्यादा है, और राज्य सरकार के कर्मचारी ये चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल कर दी जाए। अब कर्मचारी चाहते तो हैं, लेकिन सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार उस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर पा रही है? अब यहां पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से बुनाने की कोशिश कर रही है, इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम 2004 में बंद कर दी गई थी।
जिसके बाद कई तरह के बदलाव इसमें देखने को मिले थे और उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनमें नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देगी। साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी की ओर से कह दिया गया है, हमारी सरकार बनाइए, हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। लेकिन क्यों फिर बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर कदम फूंक फूंक कर रख रही है? और अगर सरकारी कर्मचारियों का साथ बीजेपी को नहीं मिलता है, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, तो फिर बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी, यह भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर के क्या किया है? बीजेपी ने इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी बना दी है और बीजेपी यह कह रही है कि जो कमेटी की सिफारिश होगी उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा नहीं किया है। तो अब ऐसे में क्या जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए नजर आएंगे? यहां पर एक बात और समझनी बेहद जरूरी है। दरअसल पहाड़ों पर एक रिवाज होता है कि जहां पर पार्टी का मुखिया, हालांकि अब वो ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत धारणा होती है, लेकिन कई जगहों पर यह देखने को मिलता है कि जहां पर पार्टी का मुखिया वोट डालता है वहीं पर परिवार के बाकी सदस्य भी वोट डालते हैं। और हिमाचल के जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो हर विधानसभा में करीब 3000 लोग बनते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए बड़ी सरदर्दी ओपीएस का मुद्दा बन सकता है? और क्या ओपीएस के मुद्दे पर ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो रिवाज रहा है सरकार बदलने का, उसको भुना पाएगी? यह देखने वाली बात होगी। और ओपीएस का मुद्दा अगर गले की हड्डी बन रहा है बीजेपी की, तो बीजेपी के पास इसकी काट क्या है, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बीजेपी ने इस बार किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां थी उसमें भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी पर किस तरह से वो शब्दबाण चलाते हुए नजर आए। और अभी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो एक लोकप्रिय चेहरा है। इस बात को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेंगे। और जब बात पहाड़ी राज्यों की आती है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। और इसका असर हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। और ऐसे में जो नए वोटर्स हैं, 1,93,000 नए वोटर्स की संख्या करीब है, और वो नए वोटर्स किस दिशा में जाते हैं यह बेहद अहम हो जाता है। और युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय भी हैं, तो क्या नए वोटर्स के जरिए जो ओपीएस के मुद्दे पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं उसकी काट हो पाएगी? यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है। लेकिन युवाओं में नाराजगी भी कई बातों को लेकर के है, चाहे बात रोजगार के मुद्दे की ही आप कर लीजिए। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल जैसे राज्य में हो जाता है। और ऐसे में जब सरकार की ओर से भर्तियां निकाली जाती हैं और पेपर लीक हो जाते हैं तो ऐसे में नाराजगी और भी बढ़ जाती है। हिमाचल में भी कुछ ठीक ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब युवा नाराज ना हो उसके लिए कौन सी पार्टी कौन सा हथियार फेंक रही है, यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, यानी कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 8 लाख नौकरियां देंगे। तो अब ऐसे में युवा किसके साथ जाएगा, युवा किसकी बातों पर भरोसा करेगा, यहां पर यह देखना दिलचस्प रहेगा। हिमाचल के बारे में मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हिमाचल का रिवाज है हर 5 साल में सरकार बदलती है। और यह रिवाज आज का नहीं है, यह 1985 के बाद से ही चला आ रहा है, यानी कि 3.5 दशक से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। तो ऐसे में आप खुद समझिए कि यह रिवाज क्यों आखिर अभी तक चला आ रहा है, क्यों एक सरकार पर हिमाचल की जनता भरोसा नहीं कर पाती है, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और इस रिवाज को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने दांव पेच आजमा रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए सरदर्दी जरूर बढ़ सकती है। और यह रिवाज क्यों हिमाचल में है, यहां पर आपके लिए यह समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल हिमाचल की 68 सीटों पर ही ऐसा रिवाज नहीं है कि हर बार में
अगर इस बार बीजेपी का विधायक है तो अगली बार कांग्रेस का विधायक होगा। 68 सीटों पर ऐसे समीकरण नहीं बनते हैं, लेकिन 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर इस बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता है तो 5 साल बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आता है। और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जो कई सीटें ऐसी हैं 2017 के अगर आप चुनावी नतीजों को देखेंगे तो करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर हारने का जो अंतर है वो बहुत कम है। 2000 वोट के करीब अंतर है। 12 सीटें करीब ऐसी हैं और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 300 वोट से भी कम से जो विपक्षी उम्मीदवार है उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो इस अंतर को आप समझिए, वोट प्रतिशत के अंतर को समझिए। मैं ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी किसी पार्टी की रणनीति इधर से उधर होती है तो फिर सरकार बदल जाती है और इसका असर चुनावों पर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। वापस मुद्दों पर लौटते हैं। एक और बेहद अहम मुद्दा है, वो मुद्दा है सेब की खेती का मुद्दा। और हिमाचल के सेब तो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं, आपने भी उन सेबों का जो लुत्फ है वो उठाया होगा। लेकिन क्या हिमाचल में सेब की खेती से कोई पार्टी सरकार बना पाएगी? यहां पर आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल हिमाचल में सेब की खेती में लागत ज्यादा आने से किसान परेशान हैं। किसान कह रहे हैं कि अब जो पैकेजिंग सेब की खेती की हो रही है वो महंगी हो गई है। सरकार ने एक तो जीएसटी बढ़ा दिया है, उसके अलावा जो उर्वरक हैं उन पर जो उन्हें छूट मिलती थी वो भी घटा दी है। तो ऐसे में टेंशन बढ़ना लाजमी है और ऐसे में सरदर्दी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़ सकती है। अब ऐसे में वादे क्या किए जा रहे हैं ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेब की खेती का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार यानी कि बीजेपी को मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। अब यहां पर क्या वादे किए गए हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो सेब की खेती के मुद्दे पर आपके लिए यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी अब यह वादा कर रही है कि जो जीएसटी है वो 6% जो है वो रहेगा। इसके अलावा जो तमाम जो उर्वरकों पर सब्सिडी है वो हटाने की बात जो है वो किसान कर रहे हैं। और अगर जीएसटी पर सब्सिडी 6% रहता है तो फिर इसका असर करीब 12% किसानों पर पड़ता है। यानी कि मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कैसे हो रही है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो बीजेपी यहां पर बैकफुट पर है और बचाव के लिए ये बातें जरूर कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसान नाराज हैं। किसान नाराज किस वजह से हैं? किसान नाराज इस वजह से हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि लागत ज्यादा लग रही है, भाई साहब हमें लागत कम कर दीजिए आप, हमारी कमाई जितनी हो रही है उससे ज्यादा लागत में जा रहा है। एक डब्बे के लिए हमें 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, अब उसमें कमाई कितनी होगी ये आप सोच लीजिए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी भला इस मुद्दे को ऐसे कैसे छोड़ दे? तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम जो है वो दावे किए गए हैं, वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम फल पर एमएसपी कमीशन बनाएंगे, यानी कि फलों को लेकर के एमएसपी कितना होगा वो तमाम जो बातें हैं वो कमीशन उनकी ओर से गठित किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी दावा कर रही है कि किसी फल की या फसल की जो एमएसपी है वो कितनी होगी ये किसान खुद तय कर सकेंगे। तो अब आप देखिए किस तरह से जो चुनावी झालमेल है वो पूरे सवाब पर नजर आ रहा है और जो उबाल है वो खूब देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होती है यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल में 49% महिला वोटर हैं। 49% महिला वोटर्स, यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि महिलाओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। और महिलाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए भी तमाम पार्टियां पूरे दांवपेच आजमाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, ये वादा कर रही है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का जो है वो भत्ता दिया जाएगा, यानी कि हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या महिलाएं इस पर मानेंगी? क्योंकि
तमाम तरह के वादे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, उन्हें जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि ठीक इसी तरह के जो वादे हैं वो आम आदमी पार्टी करती हुई भी नजर आती है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा की बात कही जाती है, तो फ्री या मुफ्त की रेवड़ी को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, उसी राह पर चलती हुई कांग्रेस पार्टी जरूर नजर आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि कट कॉपी पेस्ट है। और एक और बड़ा जो बिजली का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर वो सरकार में आती है तो 350 यूनिट तक फ्री बिजली देगी। अब जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। ये तो वो बड़े मुद्दे रहे जिन पर हिमाचल में वोट डालना जाना है, जिन पर जनता अपने मतदान का प्रयोग करेगी और जनता किस पर भरोसा जताएगी वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन किस पार्टी की तैयारी कैसी है, यहां पर आपके लिए वो समझना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। टिकट बंटवारे से शुरू करते हैं। बीजेपी ने जब टिकट बांटे तो उस वक्त यह लगा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को जो 2017 में हार मिली थी उससे सबक ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने जब टिकट बांटे तो उसमें 11 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हुए थे। इसके अलावा एक मंत्री का भी टिकट कटा हुआ था। यानी कि जो बीजेपी पार्टी अगर टिकट काट रही है तो इसके पीछे की वजह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर विधायकों के टिकट क्यों काटे गए। क्योंकि अगर कोई विधायक वहां पर चुनाव जीता है तो अगर उसे हटाकर दूसरा उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो ऐसे में उसकी बगावत का खतरा एक रहता है। नया उम्मीदवार जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, यह खतरा भी जरूर रहता है। लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं होती है कि जो इस पिछली बार विधायक बना था वो इस बार भी विधायक बन पाएगा। लिहाजा बीजेपी लगातार यह कह रही है कि टिकट तो उसी को मिलेगा जिसके चुनाव जीतने की गारंटी होगी। इसी आधार पर हमने टिकट बांटे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जनता से फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया गया। ग्राउंड पर कितना काम हुआ है उसके आधार पर टिकट दिए गए हैं। अब अगर आप 2017 का चुनाव देखेंगे तो 2017 के चुनाव में क्या हुआ था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव जरूर लड़ा था लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी की ही बात कर लीजिए आप। सीएम उम्मीदवार बीजेपी के प्रेम सिंह धूमल थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। सतपाल सिंह सत्ती जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपनी सीट गंवा चुके थे। कांग्रेस पार्टी के भी 4 कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे थे, उनमें कौल सिंह का नाम भी शामिल था और ऐसे और भी नाम शामिल थे। तो जनता हिमाचल की साफ कर चुकी है, अगर काम नहीं होगा तो फिर चेहरा भले ही कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो ये काम होना चाहिए। अगर आप काम करके दोगे तो आपकी सरकार बनेगी, अगर आप काम करके नहीं दोगे तो हर 5 साल में वही पुरानी कहानी दोहराई जाती रहेगी। और अगर दिग्गज चुनाव हार रहे हैं तो फिर आपके लिए कुछ उदाहरण पेश भी मैं करना चाहूंगा। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम थे जो चुनाव हारे थे। आपके लिए यहां पर कांग्रेस की 2017 से पहले सरकार थी और 2017 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली, सुधीर सिंह बाली और ठाकर सिंह बरमौरी चुनाव हार गए थे। प्रेम सिंह धूमल जिनका मैंने जिक्र किया वो भी चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से बात युवाओं की जरूर कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं के कंधों पर इस बार हिमाचल ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। युवा वोटर जरूर ये तय करेंगे कि इस बार हिमाचल में सरकार किसकी बनेगी। अब उसके लिए नौकरियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन आजकल स्टार्टअप का बड़ा क्रेज है। लिहाजा बीजेपी इस बात को समझती है, जानती है और एक नए भारत की बात जब कही जाती है तो फिर उद्यमी भारत की बात कही जाती है, तो ऐसे में उद्यम को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है। अब रोजगार का मुद्दा बड़ा है,
रोजगार के मुद्दे पर सरकारें बनती बिगड़ती हुई भी रहती हैं, और ऐसे में रोजगार के मुद्दे को भुनाने की कोशिश जब विपक्ष की ओर से की जा रही है तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने कहा है कि युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देंगे। अब अगर आप उद्यम की अहमियत को समझेंगे तो इस वादे की अहमियत को समझेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए रोजगार देना आसान नहीं होता है, और यह बात समझनी होगी कि हर एक युवा को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। अब हर किसी को रोजगार कैसे मिल सकता है, उसके लिए उद्यमों का विकास बेहद जरूरी है। युवाओं को इस तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि युवा रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकें, युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। और लिहाजा बीजेपी ने 900 करोड़ का फंड स्टार्टअप के लिए देने की बात कही है, और यह जो राशि है अगर उसका यकीन मानिए सही जगह पर खर्च हुआ तो रोजगार की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त होगी। रोजगार कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे केंद्र में आए, चाहे राज्यों में आए, चाहे किसी भी राज्य में आए, हर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए उद्यम पर फोकस करना बेहद जरूरी हो जाता है, और उम्मीद यही करेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने चुनावी वादों में उसका जिक्र कर रही है, तो उसकी अहमियत को युवा जरूर समझेंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार के अवसर जरूर पैदा किए जा सकते हैं। अब ऐसे में कौन सी पार्टी अपना वादा पूरा कर पाएगी या नहीं, यह सब कुछ जनता को समझना होगा, अपने विवेक के आधार पर मतदान करना होगा। बात आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की बात पिछले लंबे वक्त से हिमाचल में हो रही है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, कितना बना पा रही है यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल 68 सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी और कांग्रेस के जो अपने लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो जीत सकें। ये वजह है बगावत। दरअसल कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अंदरूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही सरदर्दी साबित हो सकती है। उन 4 से 5 सीटों का भी हम आपको नाम बता देते हैं। सबसे पहले पोंटा साहिब, यहां पर बीजेपी के भले ही मंत्री चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन हार बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि जो अंदरूनी लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी को मजबूत यहां पर करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कसौली सीट पर भी कुछ इसी तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ये समीकरण बन रहे हैं इन समीकरणों के बारे में भी हम आपको विस्तार से जरूर समझा देते हैं, क्योंकि ये समीकरण बन क्यों रहे हैं, ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात पोंटा साहिब सीट की करें तो बीजेपी के 4 जो बागी हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार और बिजली मंत्री सुखराम चौधरी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। यहां से आम आदमी पार्टी ने मनीष ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने किरणेश को जरूर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन किरणेश 2 बार चुनाव हारे हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर प्रबल दावेदार बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या नहीं ये जनता को तय करना है। कसौली की बात करें तो आपने हरमेल धीमान को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने राजीव सैजल को उम्मीदवार बनाया है जो हिमाचल में मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस ने विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात धीमान की करें तो वो कई साल तक बीजेपी के साथ रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी खबर यह भी सामने आ रही है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो धीमान के साथ में नजर आ रहे हैं। नालागढ़ में भी कुछ इसी तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने धर्मपाल चौहान को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने हरदीप सिंह बावा को उम्मीदवार बनाया है, और बीजेपी कांग्रेस के बागी मौजूदा विधायक लखविंदर राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। निर्दलीय एल ठाकुर यहां पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बागियों का सपोर्ट निर्दलीय एल ठाकुर को है, यह सुनने में जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस के अधिकतर राणा के साथ में है, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और धर्मपाल जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी नजर दोनों खेमों के जो नाराज मतदाता हैं उन पर जरूर रहेगी। अब आखिर में बात नाचन की भी कर लेते हैं। आपके जबना चौहान यहां से
उम्मीदवार हैं और युवा सरपंच के नाम पर इनका नाम खूब उछला भी था और इनके चुनाव जीतने की वजह किसी भी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई या फिर बागियों की बगावत नहीं बन रही है। इनकी चुनाव जीतने की वजह बन रही है इनके द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला। दरअसल जब ये सरपंच थे तो इन्होंने अपनी पंचायत में, माफ कीजिएगा, जब ये पंचायत चुनाव जीते थे तो इन्होंने अपनी पंचायत में एक बड़ा फैसला लिया था। इन्होंने बड़ा फैसला यह लिया था कि शराबबंदी कर दी थी। अब उम्मीद यह लगाई जा रही है कि इन्हें महिलाओं का साथ मिल सकता है और नाचन सीट से ये विधायक बन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो ये तो रही बात चुनाव की, ये तो रही बात हिमाचल की और हिमाचल के बनते बिगड़ते समीकरणों की। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल में इस बार कमल खिलता है या फिर हाथ का पंजा जोरदार असर छोड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और अगर इसी तरह के समीकरण आगे भी बनते रहे, मतदाता का रुझान किस और रहता है यह कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाएगा। लेकिन जो वादे किए गए हैं वो वादे आखिर पूरे कैसे होंगे, यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक ना हो उस राज्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सामने आ जाती हैं। सबसे पहले बात बकाया लायबिलिटी की। हिमाचल में 14,686 करोड़ बकाया लायबिलिटी है। राज्य सरकार कर्मचारियों का एरियर चुकाने में असफल रही है। 8,000 करोड़ एरियर का जो बनता है वो चुका नहीं पाई है। इसके अलावा रिटायर सरकारी कर्मचारियों का भुगतान करने में भी जो राज्य सरकार है वो असफल रही है। तो कुल मिलाकर चुनावी सरगर्मी तेज है। सरकार किसकी बनेगी, इंतजार अभी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ईवीएम में कल यह कैद जरूर हो जाएगा कि जनता के मन में क्या है। एक बार फिर से हिमाचल का जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी इस बार अपना जादू चला पाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।